हेलो हेलो ओके। हम लोग स्टार्ट किए क्या? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेलर कैसे परफॉर्म करता है? गुड्स को डिलीवरी करके। अरे हम सेलर है, हम अपना काम कैसे करेंगे? माल बेचे तो माल देकर। तुम लोग बायर है, तुम लोग अपना काम कैसे करेगा? पैसा देकर। कॉमन सेंस। 3 टाइप का डिलीवरी होता है। यस। अब ड्यूटी ऑफ सेलर क्या है? डिलीवर करना। ड्यूटी ऑफ बायर क्या है? डिलीवरी लेना। ठीक है, जस्ट तो बोला पेमेंट एंड डिलीवरी आर कंकरेंट कंडीशन। एक हाथ से पेमेंट दो, दूसरे हाथ से सामान ले लो। ठीक है, ऐसा नहीं हो। अच्छा, अनलेस अदरवाइज एग्रीड का मतलब कि अगर मेरा बात हो गया कि हम पहले सामान लेंगे, पेमेंट 4 महीना बाद देंगे, तो वी आर एग्रीड अपन दैट ना, तो फिर ये वाला पॉइंट नहीं लगेगा। ये वाला पॉइंट कब लगेगा? जब कुछ बात नहीं हुआ है, तब लॉ बोलता है कि एक हाथ से सामान देना है, दूसरे हाथ से पैसा लेना है। क्लियर है? लॉ कुछ नहीं बोला तो कंकरेंट है, और हम लोग कुछ एग्री कर लिए तो वो एग्रीमेंट के हिसाब से चलो भाई। ओके, अब आते डिलीवरी को लेके कुछ रूल्स पे। डिलीवरी अलग अलग टाइप से होता है। आज हम बोले कि हम तेरा कार डिलीवर्ड मानेंगे अगर तू मेरे को चाबी पहुंचा दिया, तो ये भी डिलीवरी है। कौन सा डिलीवरी है? सिंबॉलिक। तो डिलीवरी कैन बी एनीथिंग विच द पार्टी इज एग्रीड टू बी ट्रीटेड एज डिलीवरी। ठीक है। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। मानो एक गोदाउन में बहुत सारा माल था जो हम बेच दिए। सेलर जो है वॉरफिंगर यानी कि वो गोदाउन का ओनर को बोला कि भाई ये वाला माल बायर को दे देना, बायर पैसा दे दिया है। ठीक है, और वो एक हिस्सा लेके चल गया, एक हिस्सा बायर के पास पहुंच गया। लॉ क्या बोलता है? क्या माना जाएगा? बायर पूरा का पूरा हिस्सा लेने को तैयार है। आज मानो मेरे पास एक पूरा गोदाउन भरा हुआ कपड़ा का है, हम तुमको गोदाउन का एक हिस्सा का कुछ कपड़ा 2 कार्टून में ला के दिया, तुम वो एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका यही मतलब है ना कि हाँ तुम गोदाउन का सारा कपड़ा लेने वाला है। मेरा तुमसे बात हुआ था, तुम उस पर रेडी हो गया। तुम सारा कपड़ा नहीं लेगा तो तुम बोल देगा ना उस टाइम पे कि नहीं नहीं भाई सारा कपड़ा मत दो। समझ रहा बात को? अगर पार्ट, बहुत सारा गुड का एक पार्ट का डिलीवरी हो जाए तो ये माना जाता है कि वो सब लेगा। ठीक है, बट a delivery of the part with an intention of severing it from a whole does not operate as delivery of remainder। यानी कि मानो एक बड़ा सा गोदाउन में हम वो पार्ट ही खरीदे हैं, तो क्या इसका ये मतलब होगा हम सब कुछ लेने वाले हैं? दोनों का अंतर समझना। केस 1, हम पूरा गोदाउन खरीदे, एक पार्ट आया, हमको सब लेना है, ये बोल दिया। केस नंबर 2, हम गोदाउन का एक पार्ट ही खरीदे थे। ठीक है, और वो पार्ट ही मेरे पास आया, तो क्या बाकी पूरा गोदाउन का सामान खरीदना होगा? मेरे को नहीं खरीदना होगा, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ छोटा सा हिस्सा खरीदने का। समझ आ रहा है दोनों का अंतर? ठीक है, तो पार्ट डिलीवरी का इफेक्ट हम लोग क्या सीखे कि जनरली माना जाता है ओनरशिप कंप्लीट, पूरा का पूरा डिलीवर हो गया है। डिलीवरी ऑफ अ पार्ट इज डीम्ड टू बी डिलीवरी ऑफ द होल, यानी कि इफ एनी पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिलीवर्ड इट इज अज्यूम्ड दैट द बायर इज गोइंग टू एक्सेप्ट द डिलीवरी ऑफ होल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। लॉ क्लियरली बोल दिया, सेलर डिलीवरी के लिए बायर बोलेगा, बायर नहीं बोलेगा तुमको नहीं करना है। इसीलिए फ्लिपकार्ट में हम लोग से पूछता है ना डिलीवरी कहाँ करें, बायर बताता है कहाँ करें। तो जनरल रूल क्या था? हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? सेलर ऑफ द गुड्स इज नॉट बाउंड टू डिलीवर देम अंटिल द बायर अप्लाइज फॉर इट। बट भैया फ्लिपकार्ट में तो हम लोग अप्लाई नहीं करते, फिर भी वो पूछता है। वो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो तो उसको डिलीवर करना ही पड़ेगा ना, वो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। जनरली तुम कोई दुकान में गया, तुम कोई टीवी खरीदा, तो तुमको बोलना पड़ेगा ना कि सर टीवी पहुंचवा दीजिए। उसको सपना आएगा कि हमको टीवी पहुंचाना है, तो क्या तुम वेट करेगा कि सेलर पूछेगा तब बताएंगे? नहीं, बायर का जिम्मेदारी है अप्लाई कर देने का। क्लियर है? ओके, कहाँ अप्लाई करना है? अच्छा, प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या माना जाता है? यहां पे बोला देखो भाई, जनरली गुड्स आर सेट टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ सेल and goods are agreed to be sold are to be delivered at the place at which they are at the time of agreement to sale। सिंपल वर्ड में, अगर हम और तुम रेडी हुए हैं एक माल बेचने को और हम लोग के बीच में कुछ बात नहीं हुआ, हम लोग यहाँ बात किए ना ये रूम में, गुड्स यहाँ डिलीवर्ड माना जाएगा। लेकिन हम लोग का बात हुआ, तुम लोग बोला भैया गुड्स को घर पे पहुँचाना है, हम तब घर पे पहुँचाएंगे। कुछ बात नहीं हुआ तो गुड्स कहाँ डिलीवर होगा? जहाँ पे प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वेयर नहीं, जहाँ पे गुड्स ऑफ डिलीवरी है एट द टाइम ऑफ सेल। मानो मेरा तुमसे यहाँ पे बात हो रहा है, मेरा जो सामान है वो सिंदरी में रखा हुआ है। ठीक है, तो गुड्स का डिलीवरी क्या कहाँ माना जाएगा? सिंदरी में माना जाएगा। बायर जाके लाएगा,
लेकिन बायर अप्लाई कर दिया कि भैया सिंदरी से माल मंगवा दीजिए ना, तब सेलर मंगवाएगा, डिलीवर करवाएगा। समझ आ गई ये पॉइंट का बात? ओके। टाइम ऑफ डिलीवरी, अगर कुछ बात हुआ है तो बात के हिसाब से चलो, बात नहीं हुआ है तो कुछ कितना टाइम, रात का 3 बजे चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? रीजनेबल टाइम नहीं है। अच्छा मानो गुड्स एक थर्ड पार्टी के पोजीशन में, तो डिलीवरी कैसे होगा? याद करो, वॉचमैन को बोले थे फ़ोन करके आज से गोदाउन का माल मिस्टर बी का, कैसे हुआ था डिलीवरी? एक्नॉलेज करके। और ये कौन से टाइप ऑफ डिलीवरी है? कंस्ट्रक्टिव। तो ये तो पॉइंट तुम लोग को पता ही है, किसी और के किसी और के पास पता है, तुम बोला भैया माल बेचिए, हम उस बंदा को फ़ोन करके बोलेंगे आज से माल इनका है, ये जब आएंगे इनको आके माल लेने देना, तो डिलीवरी हो गया, वो ये माना जाता है। टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी, हम डिलीवरी के लिए कब कोशिश कर सकते हैं? दिन में कभी भी, सुबह 7 बजे भी कर सकते हैं, 5 बजे कर सकते हैं सुबह, कोई दिक्कत है? कैसे दिक्कत नहीं है, रीजनेबल आर है, सुबह 5 बजे। टेंडर ऑफ डिलीवरी मतलब डिलीवरी का कोशिश करना, और जनरली हमको रीजनेबल टाइम में कोशिश करना है, रीजनेबल आर में कोशिश करना है, यहां ये बात बोला। इजी है। अच्छा, एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी कौन बेयर करेगा? जनरली सेलर। इसीलिए हम लोग को बोलता है ना कि भैया देखो डिलीवरी चार्जेस 60 रुपये आपको देना होगा, पहले ही वो क्या किया, बता दिया। ठीक है, अगर नहीं बताएगा तो कौन बियर करेगा? सेलर। अगर गलत क्वांटिटी डिलीवर हो गया तो क्या? देखो गलत क्वांटिटी में क्या हो सकता है? हो सकता है तुम 10 पीस मंगाया था, हम 15 पीस भेज दिया, 5 पीस ज़्यादा हो गया, तेरे पास क्या ऑप्शन है? 10 रखो, 5 वापस कर दो, पूरा 15 वापस कर दो, या फिर पूरा 15 रख लो। राइट, ये 3 ऑप्शन है। जब ज़्यादा आ गया तो क्या? देखो यहाँ पे, ही में रिजेक्ट द गुड्स बट इफ द बायर एक्सेप्ट द गुड डिलीवर ही शैल पे फॉर इट। अगर एक्सेप्ट किया 15 तो 15 का पेमेंट करो, और रिजेक्ट किया तो सारे को वापस करो। 5 रिजेक्ट किया तो 5 को वापस करो। अगर यूज करेंगे तो पैसा देना पड़ेगा। घूम फिर के ये बोल रहा है। वेयर द सेलर डिलीवर्स द बायर क्वांटिटी लार्जर, तो ये क्या कर सकता है? बायर में एक्सेप्ट द गुड्स एंड रिजेक्ट द रेस्ट, और ही में रिजेक्ट द होल। ये 3 ऑप्शन इंग्लिश में लिखाना, कोई माथा दर्द वाला बात नहीं है। सवाल उठता है कि मानिए भैया सेलर डिलीवरी कर रहा है बायर को ऐसा गुड्स का जो अलग अलग डिस्क्रिप्शन का मिक्स किया हुआ है, तो क्या करेंगे? या तो एक्सेप्ट करेंगे या तो रिजेक्ट करेंगे। 2 अलग अलग दाल मेरे पास आ गया, हम एक दाल ऑर्डर किए थे, क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे। अगर अलग किया जा सकता तो अलग करके अपना हिस्सा एक्सेप्ट करते और बाकी हिस्सा रिजेक्ट करते हैं। अगर यूज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। कुछ याद करने वाला बात है। कुछ अगर कोई बच्चा बैठ के इसको रट रहा है ना, तो भाई उससे तो फिर मतलब उसको सल्यूट करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, ये सब एकदम नहीं रटना है, इंग्लिश में पढ़ना है, हिंदी में खुद को समझाना और आगे बढ़ते जाना है। ठीक है। अच्छा, अगर इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी हुआ, अगर मानो मेरा बात नहीं हुआ, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, मेरा बात नहीं हुआ था, क्या हम इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी लेंगे? नहीं लेंगे। मेरा मन करेगा मना कर देंगे, हम बाउंड है क्या लेने के लिए इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी? नहीं। लेकिन अगर हम लोग का बात हुआ था तो लेना पड़ेगा। जैसे कि मानो हम फ्लिपकार्ट से लैपटॉप ऑर्डर किए, वो बोला सर लैपटॉप तो आप कल आ दिए, चार्जर कल आ जाएगा, हम लेंगे? मना कर सकते हैं, हाँ भी बोल सकते हैं, ऑप्शन है मेरे पास। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया था ये फ्लिपकार्ट वाले कि लैपटॉप 10 दिन बाद आएगा और ये 12 दिन बाद आएगा, तब हम मना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। समझ आ रहा कहानी? अच्छा, डिलीवरी टू द कैरियर क्या माना जाता है? जैसे माल चढ़ाते गाड़ी में, किसका हो गया? बायर का। 2 ऐसा केसेस है प्राइमा फेसी डीम्ड। कौन कौन सा? कि सेलर के पास रिजर्व राइट रहता है, ट्रेन और शिप, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े। ठीक है, ओके। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग माल गाड़ी में चढ़ा दिए और रास्ता में माल खराब हो गया, किसका जिम्मेदारी? जो ओनर है। अगर हम रिजर्व किया था राइट ऑफ डिस्पोजल तो मेरा, नहीं तो बायर का। देखो पी कुछ माल भेजा क्यू को, आयरन रॉड्स था, और वो ना पहुंचने से पहले सड़ गया। ठीक है, छोटा सा नुकसान था और मर्चेंटेबिलिटी का क्वालिटी को अफेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो क्या क्यू मना कर सकता है गुड्स लेने से? आज हम माल ऑर्डर किए हैं, एक छोटा सा नुकसान आया माल में, हम मना कर देंगे? नहीं मना करेंगे। अरे कॉमन सेंस लगाओ। तुम लोग कोई फ्रिज ऑर्डर किया, फ्रिज जब ऑनलाइन आता है तो कैसे आता है? तुम लोग देखा है? वो याद है बबल रैप वाला जो होता है, जो फोड़ते हैं मज़ा आता है, उसमें आता है।
अब मानो वो आया और तुम लोग देखा बबल रैप जगह जगह से फुटा हुआ है, तुम मना करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि तेरा सामान सही है कि नहीं वो मैटर करता है। तो ये सब मिनिमल में एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्या बायर के पास हक है एग्जामिन करने का गुड्स को? रीजनेबल टाइम देना पड़ेगा क्या? हाँ, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द गुड्स देना पड़ेगा। अच्छा, अब आते हैं हम लोग रूल्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। एक्सेप्टेंस कब होता है डिलीवरी ऑफ गुड्स का? बायर फोन करके बोल दिया हाँ सेलर तेरा माल पहुंच गया, एक्सेप्टेंस है। तुम लोग का फ्लिपकार्ट में आता है तो कि द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू यू, इफ नॉट रिप्लाई, वो एक्सेप्टेंस है अगर तुम रिप्लाई नहीं कर रहा है तो। दूसरा, डज एनी एक्ट टू द गुड्स विच इज इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ सेलर, ये वही है, तुम लोग भाड़ा पे गाड़ी लेकर गया, उसमें टैटू करवा दिया, वो प्रिंटिंग करवा दिया कुछ कुछ, मतलब अब तुम उसको एक्सेप्ट कर चुका है। सेल और रिटर्न बेसिस पे तुमको गाड़ी बेचे, उस पर स्टिकर लगवा दिया, हम क्या मानेंगे? वो तुम ले लिया है। और तीसरा, रिटेन द गुड्स आफ्टर द लैप्स ऑफ अ रीजनेबल टाइम, 7 दिन के लिए मांगा था, 10 दिन हो गया, नहीं कर रहा वापस, हम क्या मानेंगे? गुड्स तुम लोग ले रहा है। इज इट क्लियर? नो डाउट? इजी था? ओके। अच्छा, क्या बायर मानो कुछ गुड्स रिजेक्ट किया तो बायर का जिम्मेदारी है सेलर का दुकान में रख के आने का? तुम लोग फ्लिपकार्ट से कुछ रिटर्न करता है तो फ्लिपकार्ट वाला लेने आता है कि तुम लोग देने जाते हैं? क्यों? क्योंकि लॉ बोलता है बायर इज नॉट बाउंड टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स, इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर कि वो आकर ले जाए। क्लियर है? क्या चीज? अगर तुम देखो, तुम दुकान से खरीदी, तुम रेफ्यूज कर रही है कॉन्ट्रैक्ट, तुम तो एक्सेप्ट कर ली थी, अब तुम रेफ्यूज कर रही है, तो तुमको क्या करना होगा? जाना होगा ना। यहां पे क्या बोल रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तेरा घर में, तुम पहली बार वो सामान देख रही है और तुम नहीं लेना चाहती है, तब तुम रिजेक्ट करेगी। ऑनलाइन के केस में ये होता है, बाकी टाइम तो तुम पैसा देकर आई है, सामान लेकर आई है, तुम्हारा गलती, तुमको वहां पसंद नहीं आया, तुमको उस टाइम बोलना चाहिए था, अब तेरा जिम्मेदारी है वापस करने का। क्लियर है? अच्छा, लास्ट पॉइंट, लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। मानो सेलर तैयार है, बोल रहा है कि चलिए सामान ले लिया, लेकिन बायर जो है वो समय नहीं दे रहा है। बायर को मानो फ्लिपकार्ट वाला घर के नीचे आया हुआ है और बायर जो है नहीं उतर रहा है घर से, तो क्या होगा? वो वापस चला जाएगा। अब क्या करना होगा? बायर को जाकर लेना होगा, क्योंकि उसके कारण डिले हुआ। मानो इस कारण से सेलर का हो गया नुकसान, तो क्या बायर डैमेजेस देगा? हाँ। अरे आज तुम फ्लिपकार्ट से मानो फ्रिज ऑर्डर किया, फ्रिज छोटा सा नहीं है, बड़ा है, डबल डोर वाला है, तो अब जब फ्लिपकार्ट वाला बंदा अपना ऑफिस में रखे उसका जगह खाएगा, तुम 4 दिन बाद जाएगा तो वो 4 दिन का कस्टडी का पैसा लेगा ना। वही बात यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, एक बार ये वाला पॉइंट को रीड कर लो, सेक्शन 44। आगे बढ़ते हम लोग क्या करते हैं, एमसीक्यू तुम लोग घर पे करो, एमसीक्यू एग्जाम में नहीं आता है लॉ का, डिस्क्रिप्टिव आता है, वो हम लोग यहाँ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1, नेमो दात क्वाद नॉन हैबिट, बोला इसको एक्सप्लेन करने और इसका एक्सेप्शन बताने। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, मर्केंटाइल एजेंट, जॉइंट ओनर पढ़े थे ना अभी थोड़ा देर पहले, वही है। क्लियर है? अच्छा, मानो एक फिएट कार का ओनर है जिसका नाम है जे, वो अपना कार बेचना चाहता है, इसके लिए वो अपना कार दिया पी को, पी उसका एजेंट है, पी को वो बोल दिया भाई पी मेरा गाड़ी को 50,000 से 1 रुपया नीचे मत बेचना। पी उस गाड़ी को 40 में बेच दिया, किसको? ए को। ए को नहीं पता था ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन था, तो वो ले लिया। अब पी ये 40,000 रुपया लिया और इसमें से घपलाबाजी भी कर दिया, तो जे ए के ऊपर केस कर रहा है कि वो कार को रिकवर करना चाहता है। क्या वो गाड़ी ए से ले सकता है? क्यों नहीं? क्योंकि ये मर्केंटाइल एजेंट है और उसको नोटिस नहीं था इस बारे में, तो यही पूरा आंसर में हम लोग को लिख देना है। सिंपल सा सवाल है। ठीक है, इसमें हम लोग याद है ऊपर 4 पॉइंट देखे थे। एजेंट के पास सामान या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहा है, गुड फेथ में कर रहा है, और टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बायर को नोटिस नहीं था कि ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन है। ये चारों रटना होगा। ठीक है, ये चारों रटना होगा और एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा तो चारों लिखना होगा। ऐसे करके तुम लोग अपना आंसर शीट में लिख दो।
जहाँ आंसर लिखा है वहाँ ऐसे करके स्टार कर दो, चारों रटना होगा, या फिर जहाँ पे ये टॉपिक है वहाँ पे करवा देते, बेटर होगा। मर्केंटाइल एजेंट, ये 3 पॉइंट है यहाँ पे, ये तीनों स्टार है, ठीक है। पेज नंबर 2.41, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आया जाए। एस नाम का एक बंदा है, वो बोला ठीक है वी, हम तेरे से ना 100 बेल्स ऑफ कॉटन खरीद लेंगे, और वो अपना बंदा को डिलीवरी लेने के लिए भेज दिया। उनका बंदा खाली 60 बेल्स पैक कर पाया, बाद में आग लगा जिसके कारण सब कुछ जल गया, वो 60 बेल भी और जो 40 आने का था वो भी। लॉस किसका होगा बताओ? ये अपना बंदा को भेजा बेल सेलेक्ट करने के लिए, याद करो आलू, टोकरी, एसेंट ऑफ द बायर एंड सेलर, उसके ऊपर ये सवाल है। इसका बंदा गया है, मानो द बेल्स हैव बीन सेलेक्टेड विद द कंसेंट ऑफ बायर्स रिप्रेजेंटेटिव, जो इसका बंदा था वहां पे खड़ा था और हम जो सेलर हैं अलग कर रहे थे, तो ये लोग से पूछ के कर रहे थे। इस केस में क्या होगा भैया? इस केस में होगा कुछ ऐसा कि जो है ये आइडेंटिफाइड और अप्रोप्रिएट नहीं हुआ था। जैसे 60 बेल्स जो है वो तो ट्रांसफर हो गया, तो उसका ओनर कौन? बायर, बायर समझेगा। बचा हुआ 40 अभी अलग नहीं हुआ ना, वो हम समझेंगे। मानो बेल्स अभी तक बायर का रिप्रेजेंटेटिव अलग किया ही नहीं, तो पूरा का पूरा 100 बेल कौन समझेगा? सेलर समझेगा। इजी है ये भी, ठीक है। आंसर लिखने का बस कला देखो, सेक्शन को पहले लिखा, इसके बारे में पूरा ज्ञान दिया। इसका 2 मार्क्स है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स, बाकी 1 मार्क्स इंट्रोडक्शन का और 1 मार्क्स अंदर का ज्ञान लिखने का। समझ आ रहा है बात? ठीक है। अंदर क्या लिखना है? नॉर्मल इंग्लिश में जो बात हम तुम लोग को पढ़ा रहे, अभी हिंदी में पढ़ा रहे, नॉर्मल इंग्लिश में लिख कर आना है बस, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 बोलता है मिस प्रीति है, उनका मोटर कार है, वो मिस्टर जोशी को सेल और रिटर्न बेसिस पे दी। 1 हफ्ता बाद जोशी उस कार को गणेश जी को दे दिया, और प्रीति जो है वो बोल रही है मेरा कार अब हम गणेश से जाके ले लेंगे। क्या वो ले सकती है? ये क्या है? सेल और रिटर्न बेसिस, तो वो नहीं ले सकती है, क्योंकि जोशी का ये कार गिरवी रखना क्या बतलाता है? जोशी इज गोइंग टू बाय द गुड्स, ठीक है। तो ये जोशी से समझेगी, गणेश से नहीं समझेगी। तो इसका आंसर लिखने का कला देखो, देखो प्रोविजन लिखा, फिर बोला कि जब गुड्स डिलीवर होता है बायर का सेल और अप्रूवल बेसिस पे, सारा बात बता दिया। ये नहीं जो पूछा है खाली, पूरा प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया। फिर हम लोग का लास्ट में बोला मिस प्रीति कैन नॉट क्लेम द मोटर कार फ्रॉम गणेश। क्यों? क्योंकि ऐसा ऐसा सीन है। वो क्या करेगी? जोशी से पैसा मांगेगी। क्या नहीं कर सकती है? गणेश से क्लेम नहीं कर सकती। तो क्या करेगी ये भी आंसर में बताना होगा, इसका भी 1 मार्क्स है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, ये भी सिंपल है। ABC जॉइंट ओनर है और वो ट्रक का पोजीशन सिर्फ B के पास था। X B से ले लिया, अब A और C बोल रहे हैं कि वो X से सामान वापस लेना चाहता है, ले लेगा? नहीं। X को जो टाइटल मिलेगा वो क्या है? गुड। तो हम लोग पहले नेमो दात को नहबत बोलेंगे, फिर बोलेंगे नो वन कैन हैव व्हाट ही हैज नॉट गॉट, और फिर उसका एक्सेप्शन में ये वाला पॉइंट दिखाएंगे। इस तरीके से इस आंसर को लिखा जाएगा, ठीक है। 6 में क्या हुआ? X एग्री किया कि वो 300 टन ऑफ वीट्स खरीदेगा Y से, ठीक है। X, अरे ये तो अभी किए हैं, ठीक है, ये अभी किए, ये सेम चीज़ है जो 60 बेल्स ऑफ कॉटन के साथ किए, वही चीज़ है ये, ठीक है। नेक्स्ट 7, बायर जो है वो 20 टेबल का डिलीवरी लिया सेलर से सेल और रिटर्न बेसिस पर बिना एग्जामिन किए। वो 5 टेबल अपना कस्टमर को भेजा, कस्टमर कंप्लेन कर रहे कि अरे आप कैसा माल दिए। तो अब जो बंदा था, जो रिटेलर था, वो होलसेलर को बोल रहा है कि आप माल वापस ले लीजिए। क्या होलसेलर को माल वापस लेना पड़ेगा? लेट द बायर बी अवेयर। पूछ के देख के टाइम दिए थे हम, तुम देखा नहीं देखा ना, तेरा गलती, ठीक है। आओ देखते हैं इसका आंसर यही है कि नहीं। पॉइंट 7, क्या बोल रहा है? सेक्शन 24 डिलीवरी ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस है। पर्सन जिसको किया गया है वो तो या तो एक्सेप्ट करेगा या फिर कुछ ऐसा हरकत करेगा जिससे लगे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरा,
अगर अप्रूवल लिए बिना रीजनेबल टाइम से ज़्यादा रखा तो एक्सेप्टेड माना जाएगा। ये दोनों बात लिखे हैं। फिर यहाँ पे क्या हुआ, 20 टेबल बायर को दिया गया, बायर बिना एग्जामिन किए ले लिया, जिसमें से 5 टेबल अपना कस्टमर को बेचा है, तो कितना टेबल के लिए वो क्लेम कर सकता है? सिर्फ 5 के लिए ना, वो 5 आगे बेच दिया ना, वो पूरा 20 एक्सेप्ट किया, बोला हम पूरा 20 एक्सेप्ट किए, नहीं, वो 5 बेचा ना आगे, तो सिर्फ वो 5 का ही एक्सेप्टेंस माना जाएगा। ये बात यहां पर बोला है। क्लियर है? और लास्ट में एक ए डिलीवर्ड अ हॉर्स टू बी ऑन सेल एंड रिटर्न बेसिस। एग्रीमेंट बोला कि बी शुड ट्राई द हॉर्स फॉर 8 days एंड रिटर्न इफ इट डज नॉट लाइक इट। 3rd डे में हॉर्स डाई कर गया विथआउट द फॉल्ट ऑफ बी। क्या ये बी से पैसा मांग सकता है केस करके? जब उसका फॉल्ट ही नहीं है तो कैसे मांगेगा? ठीक है, क्योंकि फॉल्ट ही नहीं है ना, तो यह कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। ठीक है, देखो ये सब हम एक बार बता तो दिए हैं, लेकिन तुम लोग आंसर तभी लिख पाएगा जब इत्मीनान से बैठ के तुम लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से रीड करेगा। मेरा काम था हर पॉइंट को टच करना, और तुम लोग जब रीड करें तो तुम लोग को याद आना कि तुम लोग क्या पढ़ा है। अल्टीमेटली ये मेहनत तुम लोग को करना है। इसी के साथ हम लोग क्लास को आज यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, जहाँ पे आई थिंक सोगा कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।